तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे थे कि अंतरिम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रकाश पंत बनाए गए थे। अगर मैं यहीं पे ये बोलूँ कि निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आप लोग बताइएगा, ठीक है? ये दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए संसद में प्रतिनिधित्व तो इसके बारे में देखते हैं। तो राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। लोकसभा क्षेत्र कौन-कौन सा है? तो अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार है। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14-14 सीटें हैं और अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। ठीक है? फिर देखिए न्यायपालिका देखते हैं। तो आपने न्यायपालिका जो है वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। तो न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? विधि की व्यवस्था करना, ठीक है? यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहाँ तक नियंत्रण स्थापित करती है जहाँ तक वह निकाय, विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। तो ये एक तरह से उसपे जो है रूल रेगुलेशन लागू करती है, ठीक है? और न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकार का क्या कहा जाता है? रक्षक और संविधान का सहज प्रहरी कहा जाता है और प्रदेश में क्या है शासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। तो देखिए यहीं पर क्या था हमने देखा था तो एक उच्च न्यायालय है और इसी के अंडर में हर जिले में क्या है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है? क्योंकि देखिए कोई भी सुनवाई आपके स्तर से हो रही है तो आप डायरेक्ट क्या है पहले उसको अपील करेंगे ना अपने जिले वाले में, ठीक है? उसके बाद वो सीधे हाई कोर्ट पे जाते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर में कौन से हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जैसे कि जिला न्यायालय, ठीक है? और पारिवारिक न्यायालय, ठीक है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधि सेवा समितियाँ आती हैं, ठीक है? तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखिए हर जिले में क्या है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम कैसे देख सकते हैं? तो देखिए मान लीजिए हर जिले में क्या है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है। उसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें हैं? तो वो देखिए मान लीजिए ये क्या है जिला न्यायालय है, ठीक है? हर जिले में एक है ना ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की व्यवस्था। तो क्या है जिला न्यायालय जो है ये क्या-क्या यहाँ पे देखिए फ़ॉलो करता है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। तो ये दीवानी न्यायालय आता है इसके अंतर्गत, ठीक है? यानी कि जिसको हम सिविल कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट होता है, फिर फौजदारी न्यायालय होता है जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है? क्रिमिनल कोर्ट और थर्ड नंबर पे क्या आता है राजस्व न्यायालय, यानी कि जिसे हम रेवेन्यू कोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक सभी के समझ में आ रही है बात? तो देखिए इसके अंडर में कौन-कौन से क्योंकि देखिए अगर आपको किसी जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ की शिकायत है कि आपको इस न्यायालय में जाना है क्राइम से रिलेटेड तो उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है? और जो राजस्व न्यायालय है, रेवेन्यू कोर्ट है, ठीक है? उसमें आपको क्या-क्या देखना है कि ये जो व्यवस्था है ये कौन-कौन देखता है, ठीक है? तो हम वन बाय वन जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए जिला न्यायालय के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आएँगी आपकी, ठीक हो गया? सिविल कोर्ट आता है, ठीक है? क्रिमिनल कोर्ट आता है और रेवेन्यू कोर्ट आता है, यानी कि राजस्व न्यायालय। अब देखिए जो सिविल कोर्ट है अ, इसी को इसके अंतर्गत में क्या आएगा? तो जिला न्यायाधीश का न्यायालय आता है, ठीक है? जो फौजदारी न्यायालय है, इसके अंतर्गत में क्या आता है? क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत सत्र न्यायालय आता है, यानी कि अगर वही जो जिला न्यायाधीश है, अगर वो सिविल कोर्ट में अगर अपना जो है न्याय देता है, तो वो जिला न्यायाधीश कहलाता है, ठीक है? और अगर क्रिमिनल केसेस में अगर कोई न्यायाधीश अपनी सुनवाई देता है, तो उसे हम सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, ठीक है? सत्र न्यायाधीश और यहाँ पे सिविल वाले को जिला न्यायाधीश बोलते हैं, ठीक है? जो इन सारे मामलों की सुनवाई करते हैं, ठीक है? अब देखिए इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन-कौन आते हैं इसी में सिविल जज वगैरह भी आते हैं, ठीक है? अभी इतना डीपली आपको नहीं देखना है क्योंकि जब आप पॉलिटी में देखेंगे, पढ़ेंगे, तब उसमें आपको डिटेल में देखना पड़ेगा।
फिर इसके अंतर्गत देखिए हालाँकि दोनों में ही न्याय पंचायत की व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे भी न्याय पंचायत होगी, यहाँ पे भी न्याय पंचायत होगी और ये धीरे-धीरे अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो वो क्रिमिनल कोर्ट का जो सुनवाई है वो किसके द्वारा की जाएगी? सत्र न्यायाधीश के द्वारा, सेशन न्यायाधीश, ठीक है? और सिविल कोर्ट का अगर कोई मामला है तो वो जिला न्यायाधीश के अंडर में जाता है, ठीक है? अब देखिए एक बच गया आपका रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय। अब आपको पता है कि जो राजस्व संबंधी पद हैं वो कौन-कौन से हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि इसके अंडर में जो कार्यवाही है ये कौन कर सकता है राजस्व से। तो हेड कौन होगा इसका? डीएम होगा, जिला न्यायाधीश होगा, ठीक है? किसका? रेवेन्यू कोर्ट का, ठीक है? फिर उसके अंडर में कौन-कौन आएँगे? एसडीएम आएँगे। पहले डीएम, फिर एसडीएम, फिर कौन? तहसीलदार और फिर नायब तहसीलदार। क्योंकि ये सब क्या है? राजस्व ही तो है ये, राजस्व मामले जो हैं इन्हीं के अंडर में देखे जाते हैं। इस तरह से देखिए आपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को देखा कि ये क्या होता है, एक जिला न्यायालय के रूप में होता है, हर जिले में होता है। फिर उसके अंडर में आपने ये 3 कोर्ट देखे, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। ठीक हो गया? और इसकी सुनवाई कौन-कौन करता है, वो भी आपने देखा। सिविल की जिला न्यायाधीश, क्रिमिनल की सत्र न्यायाधीश, ठीक है? और जो रेवेन्यू कोर्ट है, इसका जो अ, वो करता है मतलब देखभाल जो करता है, जो रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड जो मामलों की सुनवाई करता है, वो कौन करेगा हेड? तो वो होता है जिलाधिकारी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो फिर हाई कोर्ट को देख लेते हैं एक बार, जो कि राज्य में एक होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार 9 नवंबर सन 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया? अब देखिए एक और मुझे चीज़ ध्यान में आ रही है, जैसे मैंने आपको ये एक सिविल कोड बताया ना और एक कौन-सा बताया आपको? क्रिमिनल कोड बताया। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई ना आपको कि इसको कौन देखता है? जिला न्यायाधीश देखता है, ठीक है? सिविल कोड का। लेकिन अगर यही अगर क्या करेगा क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई करता है, यही न्यायाधीश जो है क्रिमिनल कोर्ट में न्याय करेगा, तो सिविल में तो उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं और इसको क्रिमिनल कोर्ट में क्या बोलते हैं? सत्र न्यायाधीश। तो ये छोटा-सा डिफरेंस है, हालाँकि होता यही है। ठीक है? बस ये है कि क्रिमिनल कोर्ट में उसको सत्र न्यायाधीश बोला जाता है और सिविल कोर्ट में उसको जिला न्यायाधीश बोला जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है? 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में और वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति पदों की कुल संख्या 8 है और राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभेन्द्र देसाई, ठीक है? प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? जी सी एस रावत। और मुकदमे से शीघ्र निपटारन हेतु क्या हुआ अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। ठीक है? हालाँकि जो मेन मेन चीज़ें जो हैं, जो आपके आने लायक हैं, वो मैंने आपके ऊपर बता दी है। तो ये नाम ही है इसका, ठीक है? कि मुकदमे के शीघ्र निपटारन हेतु अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है? त्वरित न्यायालय भी इसको बोला जाता है हिंदी में। त्वरित न्यायालय। तो राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है और जो लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। लोक अदालतों की व्यवस्था और संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। चलिए बाकी ये लोकायुक्त वाला और इसके ये लोकायुक्त ही बचा है बस। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे इसके लिए उच्च न्यायालय का, इसको खत्म करते हैं, फिर कल की क्लास आगे ली जाएगी। तो राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्डों की इकाइयों का गठन है जिन्हें जिला कानूनी सहायता और परामर्श समिति भी कहा गया है, ठीक है? प्रदेश में पंचायती राज कानून के अंतर्गत में पंचायतों का भी गठन किया गया है, ठीक है? जो कुछ मामलों में ₹500 तक के मामलों की सुनवाई भी कर सकता है। क्योंकि देखिए जो न्यायालय जिस काम के लिए छोटे-छोटे रूप में अगर बनाए गए हैं, तो आप सबसे पहले
वहाँ पे अपील कर सकते हैं, वो वहाँ पे सुनवाई नहीं कर सकता, तब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है? चलिए फिर एक क्वेश्चन है कि आपका यहाँ उत्तराखंड में आपके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर बताइए। और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, विधानसभा के जो वो थे निर्वाचित जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंतरिम तो आपने देखा प्रकाश पंत थे। मुझे आप लोगों के मैसेज भी नहीं दिख रहे हैं शायद। जल्दी से अपने रिप्लाई कीजिए मुझे। विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ये शायद जब सर वो क्लास ले रहे थे आपकी, शायद पहले ही दिन, पहले या दूसरे दिन, तभी एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताया था ना? चलिए नहीं पता तो आप लोग देखिएगा इसको। यशपाल आर्य थे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो लोकायुक्त है इसको हम कुछ जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मतलब जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, उसमें भी कई चीजें इसकी दी गई हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बाद में। आज की क्लास यहीं पे की जाती है समाप्त। और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया था ये वाला। और अभी वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश हमारे राज्य के? हम सबको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? कन्फर्म तो नहीं है मैडम, शायद सुधांशु धौलिया है ये फिलहाल। देखिएगा, ये मेरे को बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, ये किसका माइक खुला है? चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। और जो भी आपसे क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उन सबको आपको देखना है, क्योंकि आगे आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? और एक तो सबसे मेन वाला भी मैंने आपको बताया कि कितनी एज किस लोकसभा की कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा की, राष्ट्रपति की, ये तो पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर क्लास समाप्त करी जाती है।